आपने सूजन शब्द को अक्सर सुना होगा, लेकिन असल में यह है क्या और यह वास्तव में कैसे होती है? नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड से उनकी इम्यून सूजन और पाचन समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, बिना जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सूजन के 3 मुख्य रास्ते दिखाऊंगा जो ल्यूपस के लक्षणों को और भी खराब कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सूजन बायोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करती है और इन हानिकारक रास्तों से कैसे बचा जाए ताकि सूजन को जल्दी से पलटा जा सके। यह विषय थोड़ा गहराई में जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं कुछ व्यावहारिक बातें भी बताऊंगा जिन्हें आप सूजन से बचने और लक्षणों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग अपने ल्यूपस के लक्षणों को कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम सूजन दूर करने में मददगार रास्तों की समीक्षा करते हैं। मेरे कुछ अन्य वीडियो में मैंने बताया था कि ल्यूपस की सूजन के 5 मुख्य ट्रिगर होते हैं: डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हैं जो ल्यूपस के लक्षणों को हमेशा के लिए पलटने की कोशिश कर रहा है, और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब सूजन के विषय पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सोचते हैं कि सूजन सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन असल में इसमें सैकड़ों बायोकेमिकल रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपके लक्षण बहुत ज्यादा हैं तो इनमें से कई रास्ते एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। यह जानना कि सूजन को क्या सक्रिय करता है और यह कैसे काम करता है, आपको इसे दूर करने और शुरुआत में ही रोकने में मदद कर सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कम से कम सूजन के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में जागरूक रहें। अब याद कीजिए मैंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा था कि ज्यादातर सूजन आपकी आंत से शुरू होती है। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में ही होता है। तो जब आपको ल्यूपस जैसी कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है तो आपको अपने खानपान और पाचन पर ध्यान देना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। अक्सर सूजन आंतों में शुरू होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंत को भी ठीक करना जरूरी है। तो 3 प्रकार की सूजन पर चर्चा करने से पहले, अगर आप वाकई में अपनी आंत को ठीक करके ल्यूपस में सुधार लाना चाहते हैं और जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, तो मैंने एक फ्री ट्रेनिंग तैयार की है जिसे आप जरूर देखें, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर सफलता मिली है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर ल्यूपस को ठीक करने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री गाइड भी शामिल है जिसमें खास डाइट संबंधी सुझाव दिए गए हैं और ढेरों ऐसे केस स्टडीज हैं जिनमें आपके जैसे लोगों ने अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया और अब वे स्वस्थ हैं। ये केस बहुत कीमती हैं क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि असली लोग सूजन से कैसे निपटते हैं और कैसे उन्होंने सिर्फ कुछ छोटे बदलाव करके अपनी हालत में सुधार किया। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा अमल करने लायक गेम प्लान भी मिलेगा जिससे आप खुद अपने घर पर यह सब कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। अब चलिए बात करते हैं सूजन के 3 प्रकारों की। मैंने बताया है कि इम्यून सिस्टम 3 तरीकों से कैसे सक्रिय होता है। हिस्टामिन पाथवे सबसे महत्वपूर्ण है जिसे जानना जरूरी है। पेट में कैंडिडा के अधिक बढ़ने के कारण उसके इओसिनोफिल्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसके शरीर में हिस्टामिन का स्तर इतना ज्यादा था कि बस हल्के से त्वचा को छूने पर ही 30 सेकंड में वह चुकंदर जैसे लाल रंग की हो जाती थी। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और यह पित्ती हाइव्स का एक रूप है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को इस तरह की हिस्टामिन प्रतिक्रिया होती रहती है और उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता। मैं बस एक गलतफहमी को ठीक करना चाहता हूं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वह किसी बाहरी चीज से आती है, जैसे घास, सूखी घास, फूल, धूल या फफूंदी। हालांकि यह आंशिक रूप से सही है।
लेकिन यह जानना जरूरी है कि इंसानी शरीर में ज्यादातर हिस्टामिन असल में आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बनता है, जो हिस्टिडीन को हिस्टामिन में बदलते हैं। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जो कुछ खास प्रकार के प्रोटीन में पाया जाता है। यह हिस्टामिन में बदल जाता है, जो शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हिस्टिडीन युक्त खाद्य पदार्थों और हिस्टामिन को उत्तेजित करने वाले खाद्य पदार्थों दोनों को सीमित किया जाए। इनमें शेलफिश, मूंगफली और अनानास जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्तेजक असल में साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे शक्कर, ब्रेड, क्रैकर्स, चिप्स, जूस, पास्ता, मिठाइयाँ और कुछ प्रकार के फल। पता चला है कि ये सारी मीठी चीजें हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं और कैंडिडा के अत्यधिक विकास को उत्तेजित करती हैं, जो एक प्रकार का यीस्ट और फंगस है। ये हानिकारक बैक्टीरिया और कैंडिडा रक्त प्रवाह में बहुत अधिक मात्रा में हिस्टामिन पैदा करते हैं, जिससे एलर्जी, थकान, अपच, चकत्ते, पित्ती, शरीर में दर्द और बहती नाक जैसी समस्याएं होती हैं। तो हम इस जानकारी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? एक आसान जवाब है ए, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ कम खाएं। बी, हरी पत्तेदार सब्जियां और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाएं। सी, अपनी आंतों की सेहत सुधारें। नियमित रूप से दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करें। प्रोबायोटिक्स भी दिन में 2 से 4 बार लें और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन करें। डी, उन खाद्य पदार्थों से दूर रहें जिनमें हिस्टिडीन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि यह हिस्टामिन का अग्रदूत अणु है। अब यह बताना अच्छा रहेगा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया की अधिकता या कैंडिडा को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेना जरूरी है। असलियत यह है कि आपको बस दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करना चाहिए, ताकि आप अपनी पाचन प्रणाली से अनचाहे जीवाणुओं को बाहर निकाल सकें। फिर आप दिन में 2 से 4 बार प्रोबायोटिक्स लेकर अपनी प्रणाली को दोबारा स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स की शायद ही कभी जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर आपको कभी एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेना भी पड़े तो याद रखें कि यह सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों के लिए ही असर करता है। इसके बाद पाचन तंत्र में बैक्टीरिया और कैंडिडा की संख्या बढ़ जाती है, खासकर अगर आहार खराब हो। हिस्टिडीन मार्ग को संक्षेप में समझें तो हमारे आहार में मौजूद हिस्टिडीन अमीनो एसिड खाद्य पदार्थों के सेवन से हिस्टामिन में बदल जाते हैं, शरीर में बैक्टीरिया और कैंडिडा की अधिकता का कारण बनते हैं। यह हिस्टामिन जो रक्त प्रवाह में निकलता है, एलर्जी, साइनस से पानी आना, गले में खराश, खुजली, खुरदरी और सूखी त्वचा, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, दर्द और थकान जैसी समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह है एराकिडोनिक एसिड मार्ग। सभी पशु कोशिकाओं की झिल्ली में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में एराकिडोनिक एसिड और साइटोकाइंस में बदल जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। क्या सभी पशुजनित उत्पादों में एराकिडोनिक एसिड होता है? नहीं, केवल मांस और वसा युक्त डेयरी उत्पादों में। याद रखें, एराकिडोनिक एसिड प्रोटीन घटक से नहीं आता। यह कोशिका की दीवार में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल से आता है। तो उदाहरण के लिए अंडे का सफेद भाग शुद्ध प्रोटीन है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। समुद्री और गाय के कोलेजन में भी एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। फैट फ्री दही और बोन ब्रॉथ इसके अन्य उदाहरण हैं। लेकिन जैसे कि लाल मांस में बहुत अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड का उत्पादन विशेष रूप से हानिकारक होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सफेद मांस, पोल्ट्री और मछली में भी पर्याप्त मात्रा में एराकिडोनिक एसिड होता है, क्योंकि इनमें लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी कारण मांस और डेयरी का सेवन सीमित करने से सूजन में सुधार होता है। अब मैं नमक के रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूं। तो बात यह है, हर कोई जानता है कि जब वे अधिक नमक खाते हैं तो अगले दिन वे फूला हुआ और सूजन महसूस करते हैं। यह तब बुरा होता है जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो, क्योंकि नमक शरीर में दर्द बढ़ा देता है। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एक खास प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को सक्रिय करता है, जिसे TH17 कहा जाता है।
ये इम्यून कोशिकाएं एक रास्ता सक्रिय करती हैं जिसे ACE कहा जाता है, जो ऑटोइम्यून बीमारी और सूजन का कारण बनता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की इम्यून, सूजन या पाचन संबंधी समस्या है, तो नमक से पूरी तरह बचना जरूरी है। अब यह भी याद रखें कि नमक बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों में होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ज्यादातर पैक्ड फूड्स, डेजर्ट्स, बेक्ड सामान, सॉस में सोडियम की भारी मात्रा होती है। साथ ही मुझे यह बात वाकई चौंकाने वाली लगी। चिकन में बहुत ज्यादा सोडियम होता है क्योंकि उसमें असल में नमक का घोल इंजेक्ट किया जाता है। कई बार यह सलाइन वजन असली मांस के वजन का 30% तक हो सकता है। तो ध्यान रखें, आप अनजाने में अपनी स्थिति खराब कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें नमक नहीं है, पर उसमें होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी लिमिट क्या है, तो ऐतिहासिक रूप से कई लोगों ने 2 ग्राम 2000 मिलीग्राम बताया है, पर यह भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि आप 1 ग्राम से भी कम या 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम पर रहें तो बेहतर है। शरीर हमारे सामान्य खाने से भी नमक निकालने के तरीके जानता है। ध्यान रखें, कुछ 100 साल पहले तक, जब मांस को संरक्षित करने के लिए नमक की खोज हुई और नमक का व्यापार शुरू हुआ, इंसान कभी अपने खाने में नमक नहीं डालता था। यह भी सामने आया है कि कई सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां उन देशों और जगहों पर ज्यादा आम थीं, जहां लोग बहुत अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते थे। इल्फा और इल 6 मेरी राय में ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक हैं। जब भी शरीर में सूजन के लिए कोई ट्रिगर होता है, तो शरीर के पास यह विकल्प होता है कि वह उससे सही तरीके से निपटे या फिर गलत तरीके से। अगर प्रतिरक्षा तंत्र यह तय करता है कि वह अनुपयोगी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, तो शरीर ऐसी सूजन पैदा करेगा जो अपनी ही ऊतकों पर हमला करेगी। IL-6 और एल्फा वे कोशिकीय संकेतक अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, और ये यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। वास्तव में ये साइटोकाइन्स कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। IL-6 और एल्फा के सबसे शक्तिशाली सक्रियकों में से एक है आहार में वसा, खासकर पशु वसा, विशेष रूप से लाल मांस में, लेकिन सामान्य रूप से सभी मांस में भी। मक्खन, डेयरी और पनीर भी समस्या पैदा करते हैं। वे लोग जिनके IL-6 और एल्फा स्तर सबसे कम होते हैं, वे फाइटोन्यूट्रिएंट आहार का पालन करते हैं, जिसमें बहुत सारी स्वस्थ सब्जियां और जैतून के तेल जैसे अच्छे वसा शामिल होते हैं। अन्य चीजें जो कारगर हैं, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प अध्ययन है जो दिखाता है कि भले ही आप पूरी तरह से सही भोजन न करें, लेकिन आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विशेष रूप से पॉलीफेनोल्स की मात्रा बढ़ाने से आंतों में भोजन से IL-6 का उत्पादन कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि पेपरोनी पिज्जा खाते हैं तो फाइटोन्यूट्रिएंट युक्त चाय पी लें। उदाहरण के लिए, यह वसा के प्रभाव को कम कर देता है, जैसे कि एक बचाव तंत्र की तरह। साथ ही मैं आपको यहां एक और ज्ञान का मोती देने जा रहा हूं। इन स्तरों को कम करने के लिए आप जो सबसे आसान चीज कर सकते हैं, वह है विटामिन डी सप्लीमेंट लेना। पता चला है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो IL-6 और TNF के स्तर बहुत बढ़ जाते हैं। यही एक चोरी है कि क्यों भूमध्य रेखीय देश जैसे कि अफ्रीका, जहां लोगों को सूरज की रोशनी से पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है, वहां बीमारियों के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस तरह की सूजन का अनुभव होता है और आपने कौन कौन से उपाय आजमाए हैं जो कारगर रहे हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर @thesuryamd के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। यह डॉक्टर चानू दसारी, माइंड इम्यूनिटी क्लिनिक से अगली बार।